जय हिंद दोस्तों, द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये चल रहा है हमारा पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करने के बाद अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 2023 में आए हुए क्वेश्चंस का, जिस पेपर को हमने दिया भी था और वो कैंसिल भी हो गया। तो उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस के डिस्कशन की ओर। मैं आशा करती हूँ कि अब तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, वो भी पढ़ें, वो भी सीखें, वो भी आगे बढ़ें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 402, अनुच्छेद 983, अनुच्छेद 239। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये एकदम यूपीपीसीएस के फॉर्मेट में आया हुआ है। ठीक है, आप देखो ज़रा अच्छा ध्यान से। तो ये आर्टिकल 40 जो है, ठीक है, आर्टिकल 40 आपको दिख रहा है। ये जो आर्टिकल 40 है ये बेसिकली हमारा सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट तो होगा नहीं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने पहले भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 का करेक्ट वन हो जाएगा पंचायत, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कहाँ दिया गया है? डी में कि ए में? कहाँ दिया गया है? देखिए, आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जब 4 को मैच करेंगे तो आपको ए में 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए में 4 कौन से ऑप्शन में है? ध्यान से देखिएगा, आपको अपना आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। पर फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को भी देखते हैं। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 25 और 26 दीज आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो 26 जो है वो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बातें करता है। तो ए का थर्ड हो जाएगा। फाइन, तो ए का थर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है इन 3 ऑप्शंस में। ठीक, तो हम अभी इसको सॉर्ट आउट करते चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा करके। तो ए में 3 चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। तो बी तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें और छांटना है। ठीक है ना, कि कैसे हमें पता चलेगा कि विच वन इज़ करेक्ट। तो ए के साथ 3। ठीक है, नाउ आर्टिकल 40 ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बी का 4। तो बी के 4 में हमें क्या मिल सकता है? देखिए, ये बी के 4 में यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ठीक, तो डी भी चला गया क्योंकि बी में 1 है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको सिर्फ 2 पता है तो आप ऐसे भी एटलीस्ट कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ए और सी में से ही आंसर ढूंढना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, आर्टिकल 98। तो आर्टिकल 98 क्या कहता है कि सेपरेट सेक्रेटेरिएट्स होंगे दोनों हाउस के लिए, मतलब जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उनके लिए सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 98 का आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे सी का 2 किधर दिख रहा है? सी का 2 तो इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉरी, सी का 2 तो हमें यहाँ पे मिल गया, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और आर्टिकल 239 क्या कहता है? आर्टिकल 239 इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। किससे जुड़ा है? यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की ओर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय
क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। देखिए, which states tribal areas are administered under the 6th schedule of the Indian Constitution? इसको मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी अपने टाइम पे। आपने सुना है ना, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, सबने सुना होगा, सबके घर में बच्चे हैं और हम भी जब कभी बच्चे थे तो AMTM, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, तो टमाटर TM A से और M आप ऐसे बीच में रख लो, ठीक है, तो AMTM, ठीक, AMTM। AM से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है, ये हो गए। तो जब हमें ये मिल गए हैं, हमें ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश तो होगा ही नहीं, पहले इसको कट करते हैं, हम एलिमिनेट करना सीखते हैं पहले, ठीक है। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, AMTM में N तो आ ही नहीं रहा है, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार में N थोड़ी आ रहा है, तो नागालैंड चला जाएगा। नागालैंड 2 जगह है, इट विल गेट कैंसल्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। आप ऐसे चीज़ों को याद करोगे तो आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी एक बार हम इसको रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज। ये शेड्यूल्ड एरियाज की बात कर रहा है, इस बार इसको बहुत इंटरेस्ट है इस सेक्शन में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज द शेड्यूल्ड एरियाज। States having scheduled areas are required to constitute a tribal advisory council, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब ये शेड्यूल्ड एरिया में क्यों आ रहा है? इसमें कुछ तो अलग होगा ना, क्योंकि हम ट्राइब्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए तो ये शेड्यूल्ड एरियाज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी तो होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 हमारे ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। और ये किस में आता है? ये 5th शेड्यूल में आता है ना, आपने पढ़ा होगा ना इसको, ये 5th शेड्यूल में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक। चलिए हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। What is the correct order of the terms mentioned in the preamble of the Indian Constitution? अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस, ठीक है। प्रियम्बल से हमारे सामने क्वेश्चंस पुट अप करे जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो उसमें ये टर्म्स आते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आता है ना। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक यहाँ मेंशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है रिपब्लिक वर्ड, हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब आया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। आपको ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी, ये सब आपको कौन से ऑप्शन में एक लाइन से दिख रहा है? ऑप्शन नंबर B में, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन गलत हैं? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3
यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। मूलभूत अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एफआर की बात कर रहा है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएसए। अच्छा, तो हमने ये कहाँ से लिया है आपको पता है? फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और हमसे पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ये तो सही है, तो ऑप्शन ए तो हम पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे और ए यहाँ पे दिया भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ए हट गया और हमें गलत वाला बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू डाई इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू डाई की बात कर रहा है ये, तो राइट टू डाई एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। हम हर जो मरना चाहेगा हम सबको बोल देंगे कि जाओ मर जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। वी हैव टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड नॉट गिव देम द परमिशन टू गो एंड डाई एट एनी केस, ठीक। तो आर्टिकल 21 में ये राइट टू डाई नहीं आता है और इसको हम बी को तो हटा देंगे। जब हम बी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? तो बी तो हमारा आंसर होगा ना, क्योंकि बी हमारे हमसे गलत पूछा गया है। नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फुली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फुली फेडरल बोल रहा है, ठीक है, नहीं ये गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी भी है एज वेल एज फेडरल भी है, यूनिटरी प्लस फेडरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो सी भी आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो बी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बी एंड सी, लेट्स सी विच वन इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश किया जा सकता है। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको हटा देंगे तो फिर तो हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली बी, सी एंड डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इतनी आसानी से इधर उधर उनके साथ हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो वो इतने ज़रूरी होते हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे मूलभूत रूप से बहुत ज़रूरी है। वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DPSP। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अच्छा, DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, करेक्ट, ये भी सही है। हम उसको ज़बरदस्ती कोर्ट इसको लागू थोड़ी कर सकता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल यही तो होता है DPSP का मतलब, ठीक है। यही तो है कि नीति निदेशक तत्व है ना। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। ये कथन कारण वाले आ गए क्वेश्चंस हमारे। कथन, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। कारण, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। अभी हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या है देखते हैं। Constitution vests the executive power of the Union in the President of India. The President of India is the constitutional head of the state. ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो तो
ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी। जब भी आप ये असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप हमेशा देखोगे कि जो भी असर्शन बोल रहा है, ठीक है, उसके पास बीच में बिकॉज लगा लेना है। क्या लगा लेना है? क्योंकि, क्योंकि, ठीक है। जब आप ऐसे लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बैठ रहा है ना, फिट बैठ रहा है ना, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है ना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चंस को रीड करना है। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। ही शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अरे ये तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गए यहाँ पे? He she is not entitled to the privileges of a member of parliament। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताएंगे मुझे। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताती हूँ ये, ठीक है। आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 हमारा जो होता है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल को, ठीक। और अटॉर्नी जनरल, हु इज़ अटॉर्नी जनरल? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तो गलत है, प्रधानमंत्री नहीं आएगा यहाँ, राष्ट्रपति होगा, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली 1 कैंसिल हो गया, बोथ 1 and 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि 1 तो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, ठीक है। इवन आर्टिकल 88 के अंदर मतलब अटॉर्नी जनरल के लिए कहा जाता है कि इनको राइट टू टेक पार्ट एंड स्पीक इन द मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज होता है। मतलब ये दोनों ही जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं, यहाँ की जाके यहाँ पे राइट टू स्पीक और अपना हिस्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। पर ये सिर्फ राइट टू वोट नहीं होता है इनके पास। कौन सा राइट नहीं होता है? राइट टू वोट इनके पास नहीं होता है। ही डज नॉट हैव इट अंडर आर्टिकल 88। आर्टिकल 105 क्या बोलता है? इसके प्रोविजंस जो हैं, दीज आर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट इक्वली विच अप्लाई टू द पर्सन्स who under this constitution have the right to speak in otherwise take part in proceedings of either house of parliament and committee। तो देखिए इनको ये भी गलत है। he is not entitled to the privileges of a member of parliament। ये तो पूरी तरह गलत है। जब वो वहाँ बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों पे वो बोल सकते हैं, सिर्फ राइट टू वोट ही तो नहीं है ना उनके पास। तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर 1 nor 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार, मतलब क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है, व्यवस्थित करें। चलिए देखते हैं। लेक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। लेक्स लॉकी एक्ट आया था 1850 में, 1850 में, ठीक। बंगाल टेनेंसी कब आया था? 1885 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था 1904 में, ठीक है। तो ये तो हमें पहले से ही लगा हुआ मिला है सीरीज़ में। तो 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लें। वैसे तो ये मुझे खुद भी नहीं आता था, पर अब PYQ से देख के समझ रहे हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा ही,
ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? हमें बोला है फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब गलत वाला बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 124, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, आर्टिकल 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत मैच्ड है। तो आर्टिकल 124 में कुछ सर्टेन प्रोविजंस आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ना कि ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये आर्टिकल 129 कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसमें से गलत कौन सा है। बाकी ये सारे के सारे सही हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन करिए और याद करिए। आपको नहीं पता, हो सकता है इस बार क्वेश्चन इन्हीं को ऑप्शंस में से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 143 बोलता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। 132 एपलेट जुरिस्डिक्शन की बात करता है और आर्टिकल 136 बोलता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज, मैं सोच ही रही थी कि पंचायती राज कहाँ रह गया अब की बार। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको एक चीज़ तो अब याद हो गई होगी कि इनका फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। द पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायत लेवल इलेक्शंस इज 18 years. Elections of Panchayati Raj institutions are conducted under the supervision of the State Election Commission. None of the above. चलिए देखते हैं इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है। पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि पंचायती राज एक क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर फॉर्म बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, ठीक है। एक तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, ठीक। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शंस इज 18 years, ठीक, ये भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम एज कितनी होती है? अरे 21 years होती है। 18 साल से थोड़ी ना चुनाव लड़ने लगेंगे। वोट कर सकते हैं हम, लेकिन चुनाव लड़ने की एज जो होती है अडल्ट्री के बाद, अडल्ट एज मतलब 21 years से, ठीक है। और पंचायत समिति और ज़िला परिषद मतलब इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कुछ मेंबर्स और भी होते हैं, जैसे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इन सब की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आर्टिकल 243 के जो होता है, आर्टिकल 243 के, ठीक है, ये पंचायत के इलेक्शंस की बात करता है और कहता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और उनको कौन अपॉइंट करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? देखिए, ये बात हो रही है स्टेट की, तो स्टेट में प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट की जगह पे कौन होता है? गवर्नर होता है ना। तो गवर्नर इज़ द वन हु शैल अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और वही स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हमारे पंचायत के इलेक्शंस को होल्ड कराता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सबने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, लॉजिक समझे होंगे क्वेश्चंस के पीछे का, और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप कोई भी अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे पढ़ाए हुए तरीके से आपको कोई चीज़ समझ में आती है, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इट वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके आगे बढ़ने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।